माहा मलिक का एक बहुत मशहूर नावल जो चले तो जान से गुजर गए हम आपके लिए लाए हैं। अगर आपको हमारा नावल पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमरे में एसी की कूलिंग के साथ साथ सिगरेट की नागवार खुशबू फैली हुई थी। कमरे में एसी की कूलिंग के साथ साथ सिगरेट की नाखुशगवार बू फैली हुई थी। मुकर्रम अली ने पर्दा हटाया तो शीशे की दीवार से सूरज की चमकीली किरणें छन छन करती अंदर चली आईं। वह चंदनम हॉल यक व यक जगमगा उठा। मुकर्रम अली ने पलटकर कमरे का जायजा लिया। कारपेट पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सिगरेटों के टोटे, खाली पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, इनके खोलने की कीज, गंदी प्लेटें और जाने क्या अल्लम बलम सामान बिखरा पड़ा था। हर कोने में कुशन ऊंधे पड़े थे। एक तकिया फटा हुआ था और इसकी नरम रुई कबूतर के परों की तरह पूरे कमरे में फैली हुई थी। बेडशीट आधी ऊपर कारपेट पर और आधी नीचे लटक रही थी। वो हाथ पांव फैलाए उल्टा लेटा बेखबर सो रहा था। छोटे शाह साहब, मुकर्रम अली ने बेहद मुद्दबाना अंदाज में उसे बार बार पुकारा। आपने 12 बजे जगाने को कहा था। वो कराहा और सीधा होकर फिर बेसुध हो गया। छोटे शाहजी, क्या है बाबा? वो बेजारी से गोया हुआ। 12:10 हो चुके हैं, होने दो। वो गनूदगी में बोला। तुम्हारा क्या लेते हैं? आपको कहीं जाना था मुझे। उसने बामुश्किल सूजी हुई आंखें खोलीं और सोए हुए दिमाग को बेदार करने की कोशिश की। मुझे कहाँ जाना था? हाँ, याद आया। चाय लाओ। हाजिर है जनाब। मुकर्रम अली ने फुर्ती से ट्रॉली घसीटकर बेड के नज़दीक की। टी कोजी को हटाकर प्याली में गरम गरम चाय डाली। दूध उंडेला और चम्मच हिलाने लगा। चाय शाहजी। वो उठकर बैठ गया। आंखें झपका कर नींद भगाने की कोशिश करते हुए इस हाथ से कप ले लिया। मेरा कोई अच्छा सा शलवार सूट निकाल दो, कोई सफ़ेद निकाल लो कलफ वाला। जी हुक्म। और कोई हुक्म साहब? कोई फ़ोन तो नहीं आया? सोई सोई आवाज़ में उसने पूछा। नहीं शाहजी, वो सब कुत्ते कब गए? खाली प्याली को मुकर्रम की जानिब बढ़ाते हुए उसने कहा। साईं 10 बजे तक सब चले गए थे। नाश्ता करवा दिया था? जी साईं, बिल्कुल। ठीक है। वो उठकर खड़ा हुआ। ये सब गंद उठाओ यहाँ से, बुलाओ खैरा को। मैं नहाने जा रहा हूँ। उम्मीद से कहो नाश्ता तैयार रखें। जी बेहतर। वो बाथरूम की जानिब बढ़ गया। ओए, आ गया मेरा सोहना राजा। लश्कर ने उसे देखकर सीटी बजाई। लैंड क्रूजर का शानदार दरवाजे शान से बंद कर उसने सबकी जानिब कदम बढ़ाया। हम तो समझे थे तुमने इरादा बदल लिया। बंदे की ज़बान खरी ना हो तो फिर क्या रह जाता है उसके पास? उसने मूंछों को बल देते हुए कहा। अपने ऊंचे लंबे कद के साथ ज़मीन पर शान और मजबूती से कदम जमाए। मूंछों को बल देते हुए वो किसी रियासत का बिगड़ा शहजादा नजर आता था। सफ़ेद कलफ लगे शलवार कमीज पर मैरून शाल बाजुओं के गिर्द लपेट कर पीछे डाल रखी थी। गर्दन और आस्तीनों के कफ पर सोने के लिंक्स चमक रहे थे। खमदार पलकों वाली आंखें दौलत, जवानी और वजाहत के नशे से मखमूर थीं। फिर चलें? फहद ने घड़ी देखी। 1:30 तो यहीं बज गया है। आधे घंटे का रास्ता है। अपने शहजादे की लैंड क्रूजर फराटे भरेगी ना? लश्कर हंसा। रास्ते की क्या फिक्र? खाने पीने का क्या इंतजाम है? उसने तीनों को बारी बारी देखा। मछली जो शिकार करेंगे और पानी जो दरिया में बह रहा है। लश्कर ने कहका लगाया। और मजीद जो आलम शाह साहब की ख्वाहिश हो। आसिफ ने टुकड़ा लगाया। बगैर तो उसने हंसकर बटवा निकाला। नीला नोट निकालकर फहद को थमाया। लेना रास्ते में से कुछ, वरना सबसे पहले तुम्हारे दोज़ख से ही चीखें शुरू होंगी। खुदा तुझे खुश रखे। जीता रहे मेरा यार। वह इन सब के पीछे आने को इशारा करता हुआ ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। तू आ कैसे गया यार? फहद ने इश्तियाक से पूछा। क्यों,
कल हामी नहीं भरी थी? उसने तेवरी पर बल डाले। फिर भी लगता था बड़ी बेदिली से कह रहा है। बेदिली से ही कहा था। मुझे ये मामूली मछलियों का शिकार का शौक नहीं है। एक बंसी पानी में डालकर बैठ जाओ, अहमकों की तरह इंतजार करो। बंदे के हाथ में बंदूक हो बंदूक, कांधे पर कारतूस की पेटी, वो भला भी लगे, शिकार का लफ्ज भी अच्छा लगे कानों को। ये मछलियों का शिकार तो सिर्फ औरतों के लिए ही होना चाहिए। ड्राइविंग करते हुए उसने एक अदाए बेनियादी से कहा, अबे औरतों में इतना सब्र कहाँ मेरे शहजादे। लश्कर ने हस्बे आदत बुलंद और बांग कहके लगाए। वो तो मिनट में बंसी छोड़ छाड़ हाथ झाड़ती हुई उठ खड़ी होंगी। ये कांटा डालकर मछली का इंतजार करना हम मर्दों का ही दिल गुर्दा है। बात चौंके मायनी खेज थी, इसीलिए उस पर एक कहका और बुलंद हुआ। तुम मर्दों का, उसने जोर देकर कहा। मुझे ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं। हाँ शहजादे, फहद ने ठंडी आह भरी, तू बड़ा आदमी है, अपने नसीब ऐसे खरे कहाँ। तेरा तो पूरा वजूद ही एक दिलफरेब खुशनुमा कांटा है। मछली की नजर पड़ी और फंसी ही फंसी। वो हौले से हंसकर खामोश हो गया। यार आलम, सच सच बता, कितने शिकार कर चुका है आज तक? आसिफ ने पुर इश्तियाक लहजे में पूछा। होंगे कोई 100-150 के करीब। लश्कर ने लुकमा दिया। कमीने, वो बुड़बुड़ाया, बदनाम करता है मुझे। फिर सच बोल, बस 10-15 से ज्यादा नहीं। वो हल्के से हंसा। बस 10-15, खुदा की पनाह। आसिफ ने आंखें फैलाकर दहशत से मर जाने की एक्टिंग की। मेरा कोई कसूर नहीं। उसने कांधे उचकाए। बकौल फहद के, मेरा तो पूरा वजूद ही एक पुरफरेब कांटा है। ऐसे में 10-15 भी कम है। ये भी थोड़ा बहुत भाग गई नजर को, वरना आलम शाह के साथ वक्त गुजारना कोई मामूली बात नहीं। इसके लहजे में अपनी जात का बेपनाह गरूर हलकोरे ले रहा था। वो तो है। लश्कर ने मक्खन लगाया। हमारा शहजादा इतना तो नवाज ही देता होगा कि उनको सौदा महंगा ना पड़े। वो गरूर से मुस्कुराता रहा। पर एक बात खटकती है। आसिफ ने कन अखियों से उसे देखा। दिल की बस्ती सुनी है शहजादे की? हाँ, वो हंसा। इस बस्ती को बसाने वाली बड़ी मुश्किल से टकराएगी। वो क्यों? तीनों बोले। वो इसलिए कि पहले लाख लड़कियां मुस्तरिद हों तो वैसी कोई एक लड़की मिले। कैसी? 14वीं के चांद की पहली किरण सी, अब्र नीसा के पहले शफाफ कतरे की सी। 14वीं की रात में चुपके से चटक जाने वाली बहार की पहले गुंचे की सी, मुअत्तर मुअत्तर, पाकीज़ा पाकीज़ा। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। सब अपनी अपनी सोचों में खो गए। फिर इस खामोश मुंजमद माहौल को फहद की सोच में डूबी हुई आवाज ने चीरा। यार आलम, मैंने देखी है ऐसी लड़की, बिल्कुल ऐसी। आपा, ये चादर तैयार हो गई है। उसने सफेद कढ़ाई की हुई चादर बहन के सामने फैला दी। चलो शुक्र हुआ, खुदा खुदा करके मुकम्मल तो हुई। महाजबीन ने सिलाई मशीन रोक कर चादर को बगौर देखा। बड़ी सफाई से बनी है। जी, मेहनत भी तो कितनी की है मैंने, उसने फखर से कहा। अब जरा ओढ़ कर तो दिखाएं, कैसी लगती हैं? इसने महाजबीन पर चादर डाल कर देखी। जूफी, क्या करती हो? अम्मा देख लेंगी, क्या सोचेंगी भला? उसने चादर उतार कर जूफिशा को घूरा। क्या सोचेंगी? मैं आपकी बहन हूँ जूफिशा, आसिम भाई नहीं, वो शोक लहजे में बोली। महाजबीन को हंसी आ गई, जिसे छुपाने के लिए वो सिलाई मशीन पर झुक गई। लड़कियों, कुछ रात के खाने का भी बंदोबस्त करना है या नहीं? अम्मा इधर ही आ रही थी। जूफिशा झटपट चादर तय करने लगी। क्या पकेगा अम्मा? उसने चादर तय कर तख्त के कोने में रखी। भिंडी तो ली तो थी सुबह, पका लो अच्छे मसाले वाली। थोड़ी दाल मूंग पका लो, पुदीने और जीरे की चटनी भी बना लेना। अम्मा, दोपहर को आलू गोश्त भी रखा है, माजबीन ने धागा तोड़ते हुए कहा। बिला वजह इतना ज़ख़ीरा हो जाएगा, 2 दिन बासी सालन मिलेगा खाने को। अरे, तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं, कहलवाया था उन्होंने। अब क्या दोपहर का आलू गोश्त रख दूं? नहीं, फुप्पो आएंगी आज। जूफिशा का दिल चोरी से धड़का। किसके साथ? आदर ही आएगा, उन्होंने ख्याल पेश किया। अल्लाह जाने। आदर जूफिशा के लब
मुस्कुरा उठे। चलो लड़कियों, उठ जाओ, अब आती होंगी वो, अम्मा ने फिर कहा। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने की सिमत चल दी। मसाला भूनने के साथ साथ भिंडियाँ भी काटने लगी। जूफी, मैं रोटी पका लेती हूँ। थोड़ी देर में महजबीन भी चली आई। जी, आपकी कमीज मुकम्मल हो गई? हाँ, तुरपाई रहती है, वो तुमसे करवाऊंगी। जनाब, इतनी फालतू नहीं हूँ मैं, मुझे अभी असाइनमेंट भी तैयार करनी है अपनी। हाँ तो कल कर देना, मुझे कौन सा जल्दी है। वो हंसी। ये आपकी हर कमीज की तुरपाई करना मुझ पर फर्ज है क्या? वो झुंझुलाई। तुम समझो तो बड़ी बहन का काम आसान करना फर्ज ही बनता है तुम्हारा। महजबीन भी मुस्कुराने लगी। अल्लाह करे जल्दी से शादी हो जाए आपकी, जान छूटे मेरी इन तुरपाइयों से। फिक्र ना करो, जाते ही तुम्हें भी बुलवा लूंगी, आप आ। वो हंसी। रोटी पकाकर महजबीन बाहर चली आई। वो बेसन पर हाथ धो रही थी जब आदाब की शरीर आवाज ने उसे चौंका दिया। दोनों बाजू दरवाजे के दाएं और बाएं फैलाए वो मुस्कुरा रहा था। वालेकुम आदाब। वो हंसी। जीते रहें। कैसी हो? अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी हूँ। दुआ करो अल्लाह का फजल हम पर भी जल्द हो। वो अंदर आ गया। बाहर जाओ ना। वो घबरा गई। यहाँ क्या कर रहे हो? काश कि तुम बड़ी ना हुई होती। उसने सर आह भरी। छोटी थी तो कम से कम तुम्हारे साथ बैठने की इजाजत तो थी। तुम बाहर चलकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ, उसने समझाया। मुझे चाय चाहिए। अच्छा, लाती हूँ नहीं, यहीं बनाओ मेरी निगाहों के सामने। वो पीढ़ी पर बैठ गया। आदर, कितना अच्छा लगता है मेरा नाम तुम्हारे लबों से। आदर, प्लीज, अब्बा आ गए तो बहुत बुरा लगेगा। ओके, जल्दी से बाहर आ जाओ। वो खिलाफ तवक्को मान गया और उठकर बाहर चला गया। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाई और ट्रे लेकर बाहर निकल आई। आंगन में आदर और महजबी बैठे बातें कर रहे थे। फुप्पो और अम्मा कहाँ हैं? छोटे कमरे में हैं अब्बा के पास। महजबी हंसी। कोई ख़ास बात है? वो मुतजस्सिस हुई। खासुल खास। आदर इत्मीनान से बोला। अम्मी तारीख लेने आई हैं शादी की। हाय सच? वो उछली। कितना मज़ा आएगा ना। कितना मज़ा आएगा। आदर ने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। पता चलेगा मोहतरमा को जब अकेली पूरे घर का काम करोगी। मैं काम से नहीं घबराती। फिर किससे घबराती हो? वो उसे गौर से देखने लगा। महजबीन ने खंकार कर मुंह दूसरी जानिब कर लिया। दूफिशा ने आंखों ही आंखों में उसे डांटा। वो मुस्कुराते हुए चाय पीने लगा। कल यूनिवर्सिटी आओगी? चाय पीकर उसने पूछा। हाँ, क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही। उसने कांधे उचकाए। दूफी, अम्मा बाहर आ रही थी। बेटा, खाना नहीं पका के अभी तक? खाना तो तैयार है अम्मा। बस तो फिर दस्तरखान लगाओ। इंतजार किस बात का है अम्मा? वो जोश से उनके नज़दीक पहुंची। तारीख तय हो गई? अम्मा ने गौर से उसे देखा और हंस दी। हाँ, हो गई। तुझे बड़ा शौक है। कौन सी तारीख है अम्मा? वो पूछती ही रह गई। अम्मा मुड़कर वापस अंदर की जानिब चली गई। सब समझता हूँ तुम्हें किस बात की जल्दी है। पीछे खड़े आदर ने सरगोशी की। किस बात की भला? उसने आंखें फैलाकर पूछा। महजबीन बाजी और आसिम भाई निपटेंगे तो अपनी बारी आएगी ना। ओफो, खुशफहमी की दलदल में गर्दन तक धंस गए हो। वो मुंह बनाकर जाने लगी। जरा निकाल दो। उसने हाथ फैलाकर रोका। पिटवाओगे क्या? वो झुककर उसके हाथ के नीचे से निकल गई। अगले रोज वो उसे अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर टकरा गया। तुम? वो चौंक कर रुकी। जरा साथ तो चलो मेरे। कहाँ? वो हवनक बनी। जहाँ भी कहूँ भगा कर नहीं ले जा रहा मोहतरमा। वो उसके अंदाज पर चिढ़ सा गया। आदर, वो बेबसी से बोली। उसे ऐसी बातें पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो लाख उसका कज़न था, उसके घर आता जाता था, लेकिन इसमें देखने वालों में किसी को इस बात का इल्म नहीं था। उसके साथ आता जाता देखने वाले महज एक लड़के के साथ जाता देखते और उसे अपने किरदार की चमकीली सफ़ेद चादर पर बदगुमानी का एक मामूली सा छींटा भी बर्दाश्त नहीं था। क्या सोच रही हो? वो बाइक की चाबी उंगलियों में झुलाता हुआ गौर से उसका चेहरा देखने लगा। सॉरी आदर, वो सर झुकाकर बोली। मेरा पीरियड है। उजाला, उसकी आवाज़ में गुस्सा था, रंज था। वो चुपचाप सीढ़ियाँ उतरती चली गई। घर आकर भी चुप चुप रही। वो दोपहर को सोने के बजाय बैठक में बैठी अपने नोट्स बनाती रही, लेकिन दिमाग वहीं उलझा हुआ था। उसे अपने रवैये से पैदा होने वाले आदर के जज्बात का एहसास था।
لیکن پشیمانی یا پچھتاوا نہ تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے قبل ہی اسے علم تھا کہ آذر بھی وہیں پڑھتا ہے، لیکن اس نے اسی وقت اپنی حدود کا تعین کیا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ چلو کزن، آذر نے اس کا فارم جمع کرا کر خوش خوش کہا، اب رہا کرے گی ملاقات، ورنہ جس قدر تم اپنے ابا سے ڈرتی ہو۔ نہیں آذر، اس نے قطعی لہجے میں اس کی بات کاٹی، اس غلط فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں ابا سے ڈر کر اپنے اوپر پابندیاں بٹھاتی ہوں۔ نہیں، بلکہ ابا نے تو مجھے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، کوئی معمولی سی نصیحت بھرا جملہ بھی نہیں۔ انہیں از خود علم ہے کہ ان کی بیٹی کیا ہے، انہیں مان ہے خود پر اور مجھ پر بھی، اور میں اس مان کو، اس بھروسے کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے کہے بغیر ہی میں نے ایک دائرہ اپنے گرد کھینچا ہوا ہے، جس سے میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ اور ہاں، یونیورسٹی میں صرف اور صرف پڑھنے جاؤں گی، وہاں مجھ سے کسی قسم کی پذیرائی کی کوئی توقع مت رکھنا۔ سوری اجالا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے علم ہے تمہارے بارے میں، تمہاری سوچوں اور تصورات کے بارے میں۔ میں خود نہیں چاہوں گا کہ کسی ایک زبان سے بھی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات سنوں، چاہے وہ میرے حوالے ہی سے کیوں نہ ہو۔ جانے اس نے اپنی وہ بات کیوں بھلا دی تھی؟ ذوفیشا نے پین بے دلی سے پھینک دیا اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ آذر کی ناراضگی کا احساس اس کے دل اور دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا مان پڑتا چہرہ، غصہ اور رنج سے بھرا لہجہ بار بار اس کے ذہن میں در آتا۔ اجالا، کس طرح سے کہا تھا اس نے، رنج سے، تعصب سے، جیسے ٹوٹ سا گیا ہو، بکھر گیا ہو۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ پھر اسے خود پر بھی غصہ آنے لگا۔ اپنے انکار کے انداز پر افسوس ہوا۔ وہ اسے رسانیت سے بھی تو سمجھا سکتی تھی نا، اسے ایسا کیا عہد اسی کے الفاظ میں یاد دلا سکتی تھی نا، لیکن اس نے اس طرح منع کیا تھا جیسے وہ آذر نہ ہو، کوئی اور عام لڑکا ہو جسے وہ جانتی ہی نہ ہو۔ دل کی بے چینی حد سے گزر گئی تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ اماں، باہر آ کر اس نے تخت پر لیٹی اماں کو پکارا۔ کہو اماں، میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں، اس نے بگڑے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ گھر میں دل نہیں لگ رہا؟ پھر کہاں لگے گا بیٹی؟ اماں چلے نا، پھپھو کے ہاں چلتے ہیں، اس نے منت کی۔ بس تھوڑی دیر کو اماں، کل ہی تو آئی ہیں تمہاری پھپھو، آج ہم چل دیں ان کے ہاں، کچھ دن ٹھہر کر چلیں گے۔ لو بھلا یہ بھی کیا بات ہوئی، جب دل چاہے تب نہ جاؤ، جب بے دلی ہو تب چل دو۔ میرا دل تو آج کہیں باہر جانے کو چاہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کچھ دن بعد، کیا ضروری ہے کچھ دن بعد بھی میرا دل چاہے؟ آدھا دن تو تم یونیورسٹی میں گزار کر آتی ہو، پھر بھی باہر نکلنے کو دل کرتا ہے تمہارا۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہاں کیا میں تفریح کے لیے جاتی ہوں؟ وہ چڑ گئی۔ پڑھنے جاتی ہوں؟ آپ پڑھائی کو دل کا بہلاوا سمجھتی ہیں؟ ارے جان کا وبال ہوتی ہے، وبال۔ اماں ہنستی۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، چلے چلتے ہیں، بڑی محبت جاگ رہی ہے پھپھو کی۔ اوہ تھینک یو اماں، تھینک یو۔ وہ خوش ہو گئی۔ جلدی اس نے اپنا سوٹ استری کیا، نہا دھو کر تیار ہوئی اور اماں کے پاس آ گئی۔ پھر وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے تیار بیٹھی تھی۔ چلیں اماں؟ وہ دمکتے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ چلو، میں نے کیا کرنا ہے مزید؟ وہ کھڑی ہو کر چادر اوڑھنے لگی۔ وہ لوگ پہنچے تو شام کے سائے دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو چکے تھے۔ پھپھو جان عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی اور سامنے دھری ٹوکری میں رکھی ہوئی پالک صاف کر رہی تھی۔ آداب پھپھو، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹی۔ جیتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اکیلی ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ نہیں، عاصم تو ابھی گیا ہے کہیں۔ ہاں آذر ہے، شاید اوپر کے کمرے میں پڑھ رہا ہوگا کچھ۔ چائے پی لی آپ نے؟ وہ بھی پالک صاف کروانے لگی۔ کہاں بیٹی، اب اس عمر میں مجھ سے نہیں گھسا جاتا بار بار باورچی خانے میں تو بس رات کا کھانا پکانے ہی گھسوں گی۔ عاصم اور آذر خود بنا لیتے ہیں تو مجھے بھی دے دیتے ہیں۔ چلیں پھر آپ اور اماں باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑتی باورچی خانے کی سمت چل دی تاکہ جلدی جلدی چائے بنائے۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر آذر کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہو گیا تو وہ اسے جلانے کے لیے فی الفور گھر سے نکل جائے گا۔
और फिर उस वक्त तक नहीं लौटेगा जब तक वो वापस न चली जाए। उसे आदर के मिजाज के तमाम पहलुओं का बाखूबी इल्म था। फुप्पो और अम्मा को चाय देकर वो ट्रे में रखा आदर का कप उंगली से घुमाने लगी। फुप्पो, आदर को चाय देनी है? हाँ बेटी, दे आओ। उसने भी अभी तक कहाँ पी है शाम की चाय। ज़ुल्फ़िशा ने ट्रे उठाई, सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ तय करते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आदर को मनाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा करता था। छत के मगरिबी साइड पर वाक़ वाहिद कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन पर्दे की वजह से अंदर का मंजर निगाहों से ओझल था। ज़ुल्फ़िशा ने चोरी चोरी जरा सा पर्दा हटाकर अंदर झांका। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए चेहरा छत की जानिब किए वो आंखें मूंधे बैठा था। सामने मेज पर रखी खुली किताबों के वक्त खिड़की से अंदर आती हवा से फड़फड़ा रहे थे। पेन उसकी उंगलियों के दरमियान इस तरह झूल रहा था जैसे किसी भी वक्त जमीन पर गिर जाएगा। ज़ुल्फ़िशा आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुई। दबे पांव चलती हुई इसके नज़दीक पहुंची। बड़ी आहिस्तगी से ट्रे मेज पर रख कर उसने आदर की बंद पलकों पर धीरे से हाथ रखा। उजाला, वो बेइख्तियार बोल उठा। इसने हाथ हटा लिए और मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गई। तुम्हें कैसे पता चला हमारी आमद का? वो उसके सामने बैठ गई। मुझे क्या पता, वो बेरुखी से बोला। फिर नाम क्यों लिया था मेरा? उसे हैरानी हुई। यूं ही बेइरादा वो अपनी खुली किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। ओह, इसका मतलब है मेरे ही बारे में सोच रहे थे, वो शोखे से बोली। अरे तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा, वो सफ़ा पलटते हुए बोला। अच्छा, क्या सोच रहे थे? यही कि किस कदर बेमुरवत और बेएहसास हो, दूसरों के नाजुक जज्बों को बेदर्दी से कदमों तले रोंदती हुई किस शान से आगे बढ़ जाती हो। आदर, वो बुझ गई। इतनी बदगुमान मुझसे मत हो, बस मुझे इतना ही जानते हो तुम। जानने लगा हूँ। तुम खुद सही और गलत में तमीज़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दूसरे के बारे में गलत अंदाजे कायम करते वक्त मोहतात रहा करो। उसे अपने बारे में कहे गए इसके रिमार्क्स गुस्सा दिला गए। तुम आसानी से नाराज़ तो हो गए, लेकिन क्या नाराज़ होने से कबल तुमने ये तज्जिया करने की कोशिश की कि सही कौन था और गलत कौन? क्या गलती की थी मैंने? वो भड़क उठा। सरे राह तुम्हारा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ले जा रहा था कहीं, या चिल्ला चिल्लाकर लोगों को बता रहा था कि देखो ये है वो लड़की जो मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती है। आखिर तुम अपनी ज़ात के बारे में इतनी कॉन्शियस क्यों हो? क्या तुम वाहिद दुनिया की लड़की हो? आदर, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लबों पर उसने सख्ती से दांत जमा लिए। जिंदगी में पहली बार उसने ज़ुल्फ़िशा से इस कदर सख्त अल्फाज में और तल्ख लहजे में बात की थी। उसे शिद्दत से अपनी तौहीन का एहसास हुआ। अब क्यों रोने लगी? वो तलखी से हंसा। शायद इसलिए कि मेरे अल्फाज से तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए किया उजाला कि तुम्हें एहसास हो कि जिन्हें चाहा जाता है और जिनसे चाहत का इकरार सुना जाता है, इनके हाथ ही जब तौहीन के एहसास का तोहफा मिलता है तो इस तोहफे को खामोशी से कबूल कर लेना बड़ा मुश्किल अमर है। सुबह जो कुछ तुमने किया, तुम तसव्वुर नहीं कर सकती मुझे किस कदर हितक महसूस हुई। मोहब्बत करने वालों को बड़ा मान होता है एक दूसरे की ज़ात पर, बड़ा हक समझते हैं वो अपना, और जब ये मान और भरोसा अचानक ही झूठा लगने लगे तो फिर दुनिया की हर शय से एतबार उसे एहसास हुआ वो बेहद बिखरा हुआ था। आई एम सॉरी। बेवजह अल्फाज ज़ाया मत करो, वो उसकी बात काट कर बोला। तुम तो हद से ज़्यादा खफा हो गए। क्या बिला वजह खफा हूँ? आदर ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा। माफ़ नहीं करोगे? उसे फिर रोना आने लगा। पता नहीं। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। देखो आदर, तुम जानते हो मैं घर से बाहर निकलकर अपनी ज़ात के बारे में किस कदर मोहतात हो जाती हूँ, इतनी कि दूसरों की ज़ात को खुद उन्हीं की नज़रों में गिरा देती हो। आदर प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। उसने मिन्नत की। क्या सुन लूँ? क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी हर तरह की सोच से वाकिफ़ हूँ। और सुबह मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बाइक तक ले जा रहा था जो मैं बाहर खड़ी करके आया था। जानती हो क्यों? क्यों? उसने डरते डरते पूछा।
اس لیے اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جھک کر میز کا نچلا خانہ کھولا اور وہاں سے ایک بڑا سا باکس نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اجالا نے آنسو پونچھ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں تو صرف تمہیں ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہتا تھا، وہ سر جھکا کر افسردگی سے بولا۔ آج میری سالگرہ ہے نا؟ اوہ، اور تمہیں پھول پسند ہے اس لیے۔ ذوالفشاں نے ندامت اور تعصب کے گہرے احساس تلے دب کر کچھ بولنا ممکن نہ سمجھا۔ وہ خود بھی اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ سردرد کر چکا ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے چند لمحات آ کر چپ چاپ گزر گئے۔ آذر، پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابھی تک ناراض ہو؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا گیا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے اجالا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ وہ لڑکی ہے جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ پلیز معاف کر دو نا۔ ذوالفشاں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے تو وہ لمحے بھر کو حیران ہوا، پھر ہولے سے ہنس دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بولو نا، کرتے ہو معاف؟ ہاں بابا، اب کھولو انہیں۔ اس نے خود ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کر دیے۔ دیکھو، میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں، آنسو پوچھتے ہوئے اس نے مسکرا کر بتایا۔ لائی ہو نہیں، لائی تھی، وہ مسکرایا۔ عقل مند لڑکی، چائے کب کی ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ڈانٹا۔ نیچے گئیں تو امی اور ممانی پھر تمہیں آنے نہیں دیں گی۔ آذر، وہ بیٹھتے ہوئے بولی، تمہارا غصہ بڑا خطرناک ہے، جلدی اتر جاتا ہے اس لیے۔ وہ ہنسا۔ کوئی اور ہوتا نا تو 10 دن تک بات نہیں کرتا، پھر قدر آتی تمہیں میری۔ سچ بڑے اجنبی لگنے لگتے ہو۔ اجنبی تو تم مجھے صبح لگی تھی، دل چاہتا تھا ایک جھانپڑ رسید کروں اس بوتھے پر اور لاہور پڑھ کر پلٹ جاؤں تو کر دیتے۔ ہوں مسکرائی۔ لیکن ایک بات سن لو، آئندہ بھی اگر اس طرح کہیں لے جانے کی کوشش کرو تو میرا جواب یہی ہوگا۔ آئندہ میرے ابا جی کی توبہ، جو غلطی سے کوئی آفر کی تمہیں۔ کتنے پیارے پھول ہیں، اس نے پیارے پھولوں پر ہاتھ پھیرا۔ کاش یہ بات تم نے صبح کہی ہوتی، میرا دن بھی برباد نہ ہوتا۔ ایمان سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اب تو صبح سے حالت فاقے میں ہوں۔ تم نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ناشتہ تم کو وش کرنے کی جلدی اور خوشی میں نہیں کر سکا، پھر تم نے اتنی اچھی خوراک دے دی کہ دوپہر کا کھانا اسی چکر میں گول کر دیا۔ اب تک تو غم اور غصے نے بھوک کا احساس ہونے ہی نہیں دیا تھا، اب غصہ اترا ہے تو نقاہت طاری ہو رہی ہے۔ میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ یار، یقین کرو کوئی زیادہ بری تو نہیں لگ رہی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے تو بالکل بھی بری نہیں لگوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔